एक बच्चे के पास अनोखी शक्तियाँ जिसकी मदद से वो कुछ भी जान सकता है, कुछ भी कर सकता है और धरती का होकर भी उसके पास किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग जैसी पावर्स हैं, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अमेरिकन साई-फाई मिस्ट्री मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मिडनाइट स्पेशल। फिल्म की शुरुआत में हम रॉय नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने दोस्त लूकस और अपने 8 साल के बच्चे एल्टन के साथ गवर्नमेंट और एक कल्ट से बचकर भाग रहा था, क्योंकि उसके बच्चे के पास बहुत ही अनोखी शक्तियाँ थी। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं टेक्सास के गांव में रैश नाम के कल्ट के पास्टर कैल्विन अपने 2 फॉलोअर्स से कह रहे थे, तुम्हारे पास 4 दिन है, जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो। लेकिन तभी वहाँ पे FBI वाले आ चुके थे और चर्च के सभी लोगों को बाहर निकलवा वो पूछताछ कर रहे थे। एंड FBI के साथ एक पॉल नाम का NSA कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी था और वो कैल्विन से पूछता है, आखिर आप लोगों को कैसे पता चला उन नंबर्स के बारे में जो सैटेलाइट में इंकोडेड था, क्योंकि इन्हें डिकोड करना तो इम्पॉसिबल है। इवन ये जानकारी सिर्फ गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स के पास ही थी। जिस पर कैल्विन बता रहे थे कि एल्टन नाम का एक बच्चा न जाने कैसे एक दिन ये नंबर्स कह रहा था। असल में कैल्विन एल्टन के एडॉप्टेड फादर थे और उसके असली फादर थे रॉय, जो एल्टन को लेकर ऑफिसर से भाग रहे थे। फिर कैल्विन बताते हैं एल्टन बहुत ही अनोखा बच्चा था एंड कभी कभी वो दूसरी भाषाओं में बात भी करता जो दूसरों को पता तक नहीं होती। एंड उन नंबर्स को डिकोड कर हमें फ्राइडे 6 मार्च की तारीख मिली है, यानी कुछ तो इम्पोर्टेंस है उस दिन का। और इसीलिए FBI वाले पूछते हैं 6 मार्च ये डेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, लेकिन ये बात तो कैल्विन को भी नहीं पता होती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉय लूकस और एल्टन को लेकर अपने एक दोस्त एल्टन के पास जाते हैं शरण लेने के लिए। और एल्टन को सुलाकर वो सब टीवी पे देख रहे थे कि न्यूज़ पे सिर्फ रॉय और एल्टन की बातें चल रही थी और सरकार उन्हें पकड़ना चाह रही है 6 मार्च से पहले, क्योंकि उस दिन क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ वो लोग जानना चाहते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी सो रहे थे, पर अचानक ही एक अर्थक्वेक आ जाता है और घर टूट रहा था। ये देख रॉय एल्टन के रूम पे जाता है जहाँ पे एल्टन की आंखों से एल्टन की आइज में लाइट बीम जा रही थी और एल्टन की शक्तियों से कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। जिसे देख रॉय उसे हटा एल्टन को बचाता है और वो उसे कवर कर रहा था, क्योंकि एल्टन को धूप से परेशानी होती है। वही अब इनके जाने का समय भी हो चुका था, तो रॉय एल्टन का वैन ले लेता है और फिर वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। एल्टन उन्हें रास्ता दिखा रहा था एंड उन्हें जिस जगह पर जाना था उस बारे में सिर्फ रैंच के लोगों को ही पता था। इसीलिए FBI की तरफ से पॉल रैंच के लोगों से बातचीत कर इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। फिर रॉय और एल्टन गैस स्टेशन पर रुकते हैं गाड़ी में गैस डलवाने और कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। पर तभी एल्टन ऊपर की तरफ दिखता हुआ गाड़ी से बाहर आता है और वो अनजान कारण से आसमां की ओर देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रॉय अपनी वाइफ सैरा से फ़ोन पे बात कर बोल रहे थे कि वो लोग कुछ देर में उसके पास पहुंच जाएंगे। वहीं एल्टन को अकेला खड़ा देख एक लेडी ऑफिसर उसके पास आती ही है, जिससे अचानक रॉय देख लेते हैं और वो एल्टन को उनसे दूर कर बोल रहे थे, तुम्हें कहा गया है ना वैन से बाहर नहीं आने, तो तुम सुनते क्यों नहीं। पर दोस्तों अचानक उसी वक्त आसमान से सैटेलाइट टूट कर गिरा था और ये देख वो तीनों जल्दी से अपने वैन में बैठ भाग रहे थे। फिर कुछ देर बाद एल्टन के नोज और ईयर से खून निकल रहा था, जिस पर लूकस हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन रॉय खुद ही उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में उन्हें खतरा हो सकता है। फिर वो तीनों सैरा के घर पहुंचते हैं एंड एक दूसरे को देख सैरा और एल्टन बहुत खुश थे। जैसे 2 साल पहले रॉय ने एल्टन को उस रैंच कल्ट के पास्टर कैल्विन के पास छोड़ दिया था, उसे इस दुनिया से छिपाने के लिए। एंड यही कारण है कि कैल्विन और उसके लोगों को एल्टन के बारे में इतना कुछ पता था। फिर सैरा एल्टन को सुला देती है और वहीं लूकस उनसे कह रहा था कि एल्टन की तबीयत खराब हो रही है, हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। जिस पर रॉय कहते हैं हमें प्लान पे स्टिक रहना होगा और फ्राइडे 6 मार्च तक एल्टन को किसी भी हाल में उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही होगा। एंड आज तक 3 मार्च, तो उनके पास सिर्फ 3 दिन है ये करने के लिए। अब सुबह हो जाती है और एल्टन सो रहा था। एंड वही दूसरी तो हम देखते हैं कैल्विन के 2 फॉलोअर्स डोक और लिवाई जाकर सैरा की मदद से मिलते हैं और उन्हें उनसे सैरा के एड्रेस का पता चल चुका था। वही पॉल FBI ऑफिसर्स के साथ उसी गैस स्टेशन में पहुंचता है एंड वहाँ वो सब बात करते हैं कि सैटेलाइट के तबाह होने से पहले उसने एक इमेज भेजा था एंड उससे उन्हें पता चल चुका है कि सैटेलाइट के टूटते वक्त
एल्टन इसी जगह पे था। यानी एल्टन ने किसी तरह इस सैटेलाइट को तबाह किया होगा, पर आखिर कैसे? यही बात पूरे न्यूज़ में फैल गई थी कि इस तरीके से पॉपुलेटेड एरिया में आज तक कोई भी सैटेलाइट टूटकर नहीं गिरा, और ऐसा आज पहली बार हुआ था। फिर रात को रॉय और बाकी तीनों वैन में बैठ वहाँ से निकल जाते हैं। एंड वहाँ सैरा और एल्टन की बातों से हमें पता चलता है कि एल्टन ने उस सैटेलाइट को जानबूझकर गिराया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस सैटेलाइट की मदद से पुलिस उस पर नज़र रख कर है। फिर कुछ देर में अचानक एल्टन की तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ता है। एंड वहाँ पे एल्टन सांस नहीं ले पा रहा था और अचानक ही उसकी आंखों से वो रोशनी निकल रही थी जिसे वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड ये सब देख लूकस दोबारा से कहता है हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, पर रॉय उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो जानते थे कि एल्टन की तबीयत तभी ठीक होगी जब वो बताए गए समय पे अपने डेस्टिनेशन पहुंचेगा। एंड अचानक एल्टन रॉय से कहता है डैड, अब हमें चलना होगा जंगल के रास्ते। और सैरा और लूकस को वो कहते हैं आगे जाकर मोटेल पे उनका वेट करने के लिए, और वो दूसरी तरफ से आकर उनसे मिलेंगे। एंड फिर वो दोनों आगे बढ़कर एक गुफा में पहुंच चुके थे और अब सुबह होने ही वाली थी। रॉय कहता है हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि एल्टन सूरज की रोशनी पे नहीं निकल सकता। लेकिन आज वो सूरज की रोशनी को देखना चाहता था और वो कहता है मुझे इस बार दिन के वक्त जागना ही होगा। पर रॉय उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि ये बहुत खतरनाक था और उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन एल्टन जिद कर रहा था और वो कहता है डैड आई हैव टू, मुझे बाहर जाना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि एनएसए एजेंट पॉल सारे कोऑर्डिनेट्स को देख ये पता लगा चुका था कि रॉय एल्टन को लेकर किस तरफ जाना चाहता है। वही डोक और लिवाई सारे के घर पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो वहां से वो एल्टन के घर गए थे। जैसे एल्टन भी पहले रैंच का एक मेंबर था एंड उसकी मदद से वो लोग रॉय कहाँ मिलेगा इस बात का पता लगा चुके थे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रॉय एल्टन को ना चाहते हुए भी सूरज में लेकर जा रहे थे और रोशनी पड़ते ही एल्टन की हालत खराब होने लगती है। एंड उसकी आंखों से निकल रही थी वही रोशनी जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि वहीं जोर का धमाका होता है जिसमें लाइट का एक डोम उन दोनों को घेर चुका था। एंड फिर कुछ देर बाद वो लूकस और सैरा के पास जाकर मिलते हैं। एंड एल्टन की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसे अब धूप से भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एंड फिर उन सभी को एक बात बताता है आज जब उसने सूरज की किरणों को खुद से महसूस किया तब उसे एक बात का पता चला कि हम सब जिस दुनिया में रहते हैं उसके ऊपर एक और दुनिया है और वहाँ पर भी लोग रहते हैं। एंड एल्टन उसी दुनिया से बिलोंग करता है, ना कि इससे। एंड रॉय भी ये बात कंफर्म करे थे कि उन्होंने भी उस दूसरी दुनिया को अपनी आंखों से देखा है। एंड यहाँ पर हम सैरा की आंखों में खुशी और गम दोनों ही देख पा रहे थे। खुशी इस बात की कि एल्टन को कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसे उसका सच पता चल चुका है एंड वो अपने जैसे लोगों के पास जा सकता है। पर दुख इस बात का कि शायद एल्टन अगर दूसरी दुनिया में चला गया तो वो अपने बच्चे से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जो एक माँ कभी नहीं चाहती। फिर वो सभी लोग फ्रेश होकर आगे के सफ़र पर निकल रहे थे कि तभी डोक और लिवाई उन पर हमला कर देते हैं और उनके हाथों को बांध दिया जाता है। और फिर वो अंदर जाकर सैरा को भी बांध एल्टन को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे, जिस पर सैरा किसी तरह खुद को आज़ाद कर बाहर आती ही है। एंड वो रॉय और लूकस के भी हाथ खोल रही थी, लेकिन तब तक एल्टन जा चुका था। तो वो तीनों जल्दी से उसका पीछा करते हैं, पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। और डोक और लिवाई एल्टन को ऑफिसर्स के हवाले कर चुके थे और ऑफिसर एल्टन को अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है एंड लूकस यही सोचा था कि आखिर ऑफिसर्स एल्टन को कहाँ लेके होंगे, पर रॉय हार मान चुका था और वो बहुत उदास भी था कि उसने अपनी पूरी एफर्ट्स नहीं लगाई। गलती के कारण एल्टन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा और उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसने अपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं किया। दूसरी ओर हम देखते हैं एक फैसिलिटी में पहुंच FBI एल्टन से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, पर एल्टन कहता है मैं सिर्फ पॉल सीवर्स से ही बात करूंगा। तो लोग पॉल को माइक पे बैठने के लिए कह रहे थे, जिस पर एल्टन एक और बार कहता है मैं सिर्फ पॉल सीवर्स से ही बात करूंगा। और ये सुन बाकी सारे लोग बाहर चले जाते हैं एंड सबके जाते एल्टन अपने पावर्स का करिश्मा दिखाता है। उसने कैमरे की फुटेज को फ्रीज कर दिया था ताकि बाहर सबको फुटेज देखकर ऐसा लगे कि एल्टन बैठा हुआ है। और फिर वो चेंबर के लॉक को भी खोल लेता है बिना मूव किए। एंड वो पॉल को अंदर आने के लिए कह रहा था, जिससे पॉल उससे मिलकर बोलता है तुम बहुत अनोखे हो।
रैंच वाले मानते हैं तुम कोई सेवियर हो, और वहीं ऑफिसर्स मानते हैं तुम्हें खतरा हो। तो तुम आखिर हो क्या? जिस पे एल्टन बता रहा था, मैं ना ही सेवियर हूँ और ना ही खतरा, मैं दूसरे दुनिया से हूँ और मुझे वहाँ पर ही जाना है। उस दुनिया के लोग हम लोगों को काफ़ी समय से देख रहे हैं और वो हम पर ना जाने कब से नजर रखे हुए हैं, एंड मुझे भी उसी दुनिया में जाना होगा। और फिर वो पॉल को उसी दुनिया की एक झलक दिखाता है जैसे उसने रॉय को भी दिखाया था। एंड फिर कुछ देर बाद पॉल किसी तरह एल्टन को जेल से बाहर निकाल लेता है और फिर रॉय को फ़ोन कर कह रहा था मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। एंड वो उसे एक लोकेशन देकर कहता है मुझे इसी लोकेशन पे आकर मिलो। एंड यहाँ पर हम देख सकते थे कि एल्टन ने अपने पावर्स पे पूरा कंट्रोल पा लिया था। वो बिना कीज के गाड़ी को अनलॉक कर ऑटोमेटिकली उसे स्टार्ट भी कर देता है। एंड वही दूसरी तो FBI की फैसिलिटी पे पावर कट हो चुका था और इसी कारण से एल्टन और पॉल वहाँ से भाग पाए थे। फिर अगली सीन में पॉल एल्टन को रॉय के पास पहुंचा, कह रहा था कि ऑफिसर्स को पता चल चुका है तुम सब जा कहाँ रहे हो, क्योंकि मैंने नंबर्स को डिकोड कर जगह का पता लगा लिया था, इसलिए अगले 5 किलोमीटर तक सब कुछ ब्लॉक रहेगा। इस पे एल्टन कहता है मैं मदद कर सकता हूँ, आप फिक्र मत करो। फिर रॉय और बाकी सब आगे बढ़ते हैं एंड एक जगह पे रुक वो एल्टन और सारा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रहे थे। जिस पे एल्टन कहता है डैड अब आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर रॉय कहते हैं बेटा तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ या कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन फादर चिंता करना कभी नहीं छोड़ सकते। और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं। एल्टन उन्हें बता रहा था कौन से रास्ते पे कम सोल्जर्स हैं, उसी रास्ते पे चलने के लिए। एंड वो तेज़ी से गाड़ी को चला रहे थे एंड बैरिकेड तोड़कर वो सभी आगे निकल चुके थे एंड वे सोल्जर्स भी उनका पीछा करने की कोशिश में थे। एंड बीच रास्ते में एल्टन बोल रहा था यही है वो जगह, गाड़ी रोक दीजिए। एंड गाड़ी के रुकते ही सारा एल्टन को लेकर जंगल के रास्ते जा रही थी। एंड वही रॉय और एल्टन एक दूसरे को आखिरी अलविदा कह देते हैं। और फिर रॉय गाड़ी लेकर आगे जा रहे थे ताकि सोल्जर्स उनका पीछा करते रहे और एल्टन तक वो ना पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे एंड वह एल्टन अपने पावर्स का इस्तेमाल कर एक बहुत ही बड़ा लाइट डोम बना चुका था जिसमें काफ़ी दूर तक के लोग भी अंदर आ जाते हैं। और उस अनोखी दुनिया को देख सभी लोग बहुत हैरान थे। एंड वहीं दूसरी ओर रॉय की गाड़ी की टायर फट चुकी थी एंड इस कारण उनकी गाड़ी पलट जाती है। वही हमें दूसरी दुनिया के लोगों को दिखाया जाता है जो एनर्जी की फॉर्म में सारा के सामने आ रहे थे, लेकिन उस दुनिया के लोग हमें अपना असली फॉर्म तो नहीं दिखाते, बट उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो लाइट से बने सिर्फ एनर्जी ही हो। फिर एल्टन अपनी मॉम की तरफ देख इशारों में कह रहा था कि अब उसके जाने का वक्त हो चुका है और सारा भी उसे देख हल्की सी मुस्कान देती है। और फिर एल्टन उस दुनिया के साथ गायब हो जाता है। वही हम देखते हैं कि रॉय और लूकस अब भी जिंदा है और उन्हें सोल्जर्स पकड़कर एक फैसिलिटी पे लेकर जाते हैं जहाँ स्पेशल ऑफिसर लूकस से सवाल जवाब करे थे कि एल्टन अपनी मॉम सारा के साथ जंगल के किस तरफ गया और वहाँ पे इतने सारे ऑफिसर्स थे और डिटेक्टिव्स भी, तो उन सबसे बचकर आखिर वो गायब कैसे हो गया बिना कोई निशान छोड़े। जिसमें लूकस कहता है तुम्हारे पीछे जो ऑफिसर्स हैं उनसे ही पूछ लो, उन लोगों ने भी वही देखा है जो कि मैंने, यानी कि एल्टन अपनी दुनिया में चला गया। यदि पॉल को अंदर भेजा जाता है उससे बात करने, क्योंकि वो लोग इस बात से अनजान थे कि पॉल ने ही तो उनकी मदद की थी एल्टन को अपनी जगह पहुंचाने में। और फिर पॉल लूकस को देख हेलो करने का नाटक कर रहा था। वही सारे घर पे अपने बाल काट दे रही थी एंड फिर रॉय को जेल हो चुकी थी और वहाँ वो आसमान की ओर देख रहा था। ये सोच उसका बेटा खुश होगा, लेकिन तभी हम उसकी आंखों में भी वही रोशनी को चमकते देख पाते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आखिर वो रोशनी थी क्या, यानी दुनिया कहाँ से सामने आ गई और फिर चली भी गई। तो दोस्तों दरअसल फिल्म के अनुसार ये दुनिया हमारे बीच ही है, लेकिन हम उसे एक पर्टिकुलर डेट के स्पेसिफिक टाइम पे ही देख सकते हैं एंड वो जगह हमारी दुनिया से कई ज़्यादा एडवांस्ड है एंड वहाँ के ह्यूमन स्पीशीज़ लाइट फॉर्म में रहते हैं और वहाँ पर नज़र भी रख रहे हैं। एंड शायद एल्टन उसी दुनिया से बिलोंग करता है, पर कैसे, उसका जन्म तो यहाँ पर हुआ था। एंड आखिर लास्ट में रॉय की आंखों से भी रोशनी क्यों नहीं कर रही थी, तो इसका जवाब तो फिल्म में नहीं दिया गया, लेकिन हो सकता है मे बी कि दूसरी दुनिया का कोई शख्स यहाँ पर आया हो और उसके डिसेंडेंट्स रॉय और एल्टन हो। चाहे रॉय में पावर्स रिसेसिव थी और वह एल्टन में
डोमिनेंट। सिंपल भाषा में कहे तो रॉय के जीन स्ट्रक्चर के अनुसार ये पावर्स बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन एल्टन में बहुत ही ज़्यादा। एंड इसी वजह से एल्टन के पास ज़्यादा शक्तियाँ थी और रॉय के पास कम। सो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। एंड ये फिल्म बहुत ही मज़ेदार थी। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।